नमस्कार प्यारे विद्यार्थी मित्रों, हम सभी ने पिछले पाठ में प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ा था। आज पाठ 9 वन एवं वन्यजीव संसाधन। तो मित्रों, अपने को पता है कि संसाधन क्या है या संसाधन किसे कहते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जिन साधनों से करता है उन साधनों को संसाधन कहा जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में जानेंगे। मनुष्य का अस्तित्व, प्रगति एवं विकास संसाधनों की ही देन है। वर्तमान समय में मनुष्य ने जो कुछ भी विकास या प्रगति की है उसके पीछे संसाधन ही रहे हैं। आदिकाल से प्रकृति से विभिन्न चीज़ें हमें प्राप्त होती रही हैं और उन सभी चीज़ों का हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में उनका उपयोग करते रहे हैं। इन सभी में जंगल अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन माने जाते हैं। जंगल अर्थात वन। वन किसे कहते हैं? वृक्षों के समूहों को वन कहा जाता है, अर्थात वृक्ष के समूह को हम वन कहते हैं। जंगलों का सामान्य अर्थ वृक्ष, झाड़ियाँ या घास का समुच्चय होता है। प्राकृतिक वनस्पतियों में उन्हीं वनस्पतियों का समावेश होता है जिनमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, अर्थात बिना मनुष्य के योगदान के जो वनस्पतियां कुदरती रूप से, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती हैं, तैयार होती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। इस प्रकार की वनस्पति अब सिर्फ हिमालय, सुंदरवन एवं भारत के रेगिस्तान के दुर्गम क्षेत्रों में ही दिखाई पड़ती है। मित्रों, वन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वन से हमें प्राणवायु मिलती है और अनेक उद्योगों को कच्चे माल भी उपलब्ध होते हैं। साथ ही साथ विद्यार्थी मित्रों, हमारी संस्कृति भी अरण्य संस्कृति के नाम से जानी जाती है। अरण्य संस्कृति अर्थात जंगल संस्कृति, वन संस्कृति। वृक्षों को संत पुरुष कहा गया है। संत पुरुष अर्थात जिसका सब कुछ परोपकार के लिए ही हो। उसी प्रकार से वृक्ष का सब कुछ दूसरों के लिए है। वृक्ष परोपकारी हैं, इसलिए उन्हें संत पुरुष कहा गया है। आचार्य चाणक्य ने वृक्षों को हानि पहुंचाने वालों को दंड देने की भी बात कही थी। तो इस प्रकार से मित्रों, वृक्ष हमारे लिए, वन हमारे लिए, जंगल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास स्थल हैं। तो इतना महत्वपूर्ण वन हमारे लिए हैं, तो आइए हम वनों के बारे में और कुछ जानते हैं। विद्यार्थी मित्रों, जंगलों के बारे में हम लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा था। जलवायु के आधार पर जंगलों के कितने प्रकार होते हैं। आज हम सभी लोग मालिकाना, प्रशासन तथा व्यवस्थापन की दृष्टि से जंगलों के प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मित्रों, प्रशासन के आधार पर जंगलों के प्रकार। पहला है आरक्षित जंगल। इस प्रकार के जंगल सीधे प्रशासन के नियंत्रण में होते हैं। इसमें लकड़ियां काटने या चुनने तथा पशुओं की चराई करने के लिए प्रवेश करने पर पूर्णतया प्रतिबंध होता है। दूसरा है संरक्षित जंगल। इस प्रकार के जंगलों की देखभाल शासन द्वारा किया जाता है। यहाँ वृक्षों को हानि पहुँचाए बिना लकड़ियां चुनने एवं पशुओं को चराने के लिए छूट दी जाती है। तीसरा है अवर्गीकृत जंगल। इस प्रकार के जंगलों का वर्गीकरण अब तक नहीं किया गया है। यहाँ वृक्षों को काटने तथा पशुओं को चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। मित्रों, मालिकाना के आधार पर जंगलों को देखें तो उनके भी 3 प्रकार हैं। भारत के जंगलों को मालिकाना, प्रशासन एवं व्यवस्थापन की दृष्टि से निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है राज्य के मालिकाना जंगल। इस प्रकार के जंगलों पर राज्य या केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। देश में अधिकांशतः जंगल क्षेत्र इस प्रकार में रखे गए हैं। दूसरा है सामुदायिक वन। इस प्रकार के जंगलों पर स्थानीय स्वशासन संस्थाओं जैसे कि ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, नगर पालिका, महानगर पालिका या जिला पंचायत या जिला परिषद का नियंत्रण होता है। तीसरा है निजी जंगल। इस प्रकार का जंगल व्यक्तिगत मालिकाना वाला होता है। उड़ीसा, मेघालय, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। विशेषतः इस प्रकार के जंगल अधिकांशतः छत बिछत अवस्था में
या तो उजाड़ अवस्था में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों, हमने देखा कि मालिकाना, प्रशासन तथा व्यवस्थापन की दृष्टि से जंगलों को किस प्रकार से विभाजित किया गया है। मित्रों, जंगल इतने महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी आज जंगलों का विनाश अर्थात निर्वनीकरण अर्थात जंगल विनाश, अत्यंत निम्न दर से होने वाला निर्वनीकरण अर्थात धीरे धीरे जंगलों का विनाश मनुष्यों ने किया है। हमारे देश के साथ संपूर्ण विश्व की मुख्य समस्याओं में से एक है। मनुष्य की विकास यात्रा का यह परिणाम गिना जा सकता है। आज जो भी जंगल विनाश है उसके पीछे हमारी विकास की लालसा, स्वार्थ की इच्छा, अधिक से अधिक भूमि को उपयोग के रूप में लेने की लालसा ही जंगलों के विनाश का मुख्य कारण है। प्राकृतिक रूप में भी वृक्ष नष्ट होते हैं, परंतु वे मनुष्य की दखलंदाजी से होने वाले विनाश की तुलना में काफ़ी कम है। मित्रों, निर्वनीकरण अर्थात जंगल विनाश के क्या प्रभाव या क्या परिणाम हैं, तो देखते हैं। निर्वनीकरण के प्रभाव व्यापक स्तर पर देखे जा सकते हैं। पहला, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा, हरित गृह प्रभाव के प्रभाव और जटिल बन जाते हैं। तीसरा, वृक्षों का आच्छादन दूर होने से, मिट्टी का कटाव होने से कृषि उत्पादन की समस्या बढ़ी है। द्वीपकल्पीय भारत के जंगलों में बड़े पैमाने पर निर्वनीकरण के कारण जंगल क्षेत्र कम हुए हैं। इसके साथ अनेक सजीवों ने भी अपना प्राकृतिक निवास स्थान खो दिया है। मित्रों, जंगल वन्य जीवों के आश्रय स्थल होते हैं, उनके प्राकृतिक निवास होते हैं। एक प्रकार से कहें तो वन्य जीवों के घर होते हैं। वन्य जीव भोजन एवं पानी की खोज में मानव बस्तियों की तरफ आ जाते हैं। मनुष्यों ने जब उनके प्राकृतिक आवास को उजाड़ दिया तो वे मानव बस्तियों की ओर बढ़ने लगे। मांसाहारी वन्य जीवों द्वारा जंगल के नज़दीकी क्षेत्रों में बसने वाले पशुपालकों के पशुओं का शिकार करने की घटनाएं बढ़ रही हैं। यही कारण है कि जो पशुपालक हैं उनके द्वारा पाले गए जानवरों का शिकार ये वन्यजीव करते हैं। क्यों? कि वनों में अब उन्हें शिकार नहीं मिलता। वन संरक्षण के उपाय। मित्रों, वन हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण हैं, इतने उपयोगी हैं, तो हमें उनके सुरक्षा अर्थात उनके संरक्षण के उपायों पर भी विचार करना चाहिए। पहला है, लकड़ी के स्थान पर उपयोग में ली जा सके ऐसी सामग्री के लिए संशोधन करना। दूसरा, जो उद्योग जंगलों से कच्चा माल प्राप्त करते हैं उनसे भविष्य की आवश्यकता के संदर्भ में वनीकरण करवाना अर्थात उनसे अधिक से अधिक वृक्ष लगवाना। इको टूरिज्म के विकास के नाम पर जंगलों की स्थिति भयावह न बने इसके लिए कड़े नियम बनाना। स्थानीय लोगों में इससे संबंधित व्यापक जन जागरण के कार्यक्रम आयोजित करना। विद्यालय, कॉलेज स्तर पर सिखाए जाने वाले पाठ्यक्रमों में इसकी जानकारी शामिल करना एवं वन संरक्षण की आवश्यकता को विद्यार्थियों को समझाना। ईंधन की आवश्यकता में लकड़ी के उपयोग के स्थान पर सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस आदि विकल्पों को अपनाना चाहिए। पशुओं को चराने के लिए अलग विस्तार रखने चाहिए। मित्रों, अब हम वैविध्यपूर्ण वन्य जीव की चर्चा करेंगे। भारत में जलवायु एवं भूपृष्ठ के संदर्भ में काफ़ी विविधता दिखाई पड़ती है। इस भौगोलिक वैविध्य के कारण जीव जंतु, पशु पक्षी एवं वनस्पतियों में विविधता पाई जाती है। विश्व में पशु पक्षियों की लगभग 15 लाख प्रजातियां हैं। इनमें से 81,251 जितनी प्रजातियां भारत में देखी जा सकती हैं। जैव वैविध्य की दृष्टि से भारत का विश्व में 12वां स्थान है। भारत में एशिया, यूरोप एवं अफ्रीका के तीनों प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। अफ्रीका के झरक चिंकारा, यूरोपियन लकड़बग्घा, जंगली बकरियां एवं कश्मीरी मृग, दक्षिण पूर्व एशिया के हाथी, गिब्बन यानी बंदर की एक प्रजाति है, मिलते हैं। भारतीय जैव वैविध्य में काले भालू, एक सिंगी भारतीय गैंडा, हिरन, विविध प्रकार के सांप, मुख्य पक्षियों में मोर, घोराड़, बाज, कलकलियाँ, सुरखाब और सारस पाए जाते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों पर पाया जाने वाला हिम तेंदुआ, वहीं ठंडे वनों में मिलने वाला लाल पांडा एक प्रकार से भालू की प्रजाति है।
वर्तमान समय में भारत विश्व में एक ऐसा देश है जहां बाघ एवं सिंह अपने प्राकृतिक निवास में रहते हैं, विचरण करते हैं। ठंडी की ऋतु में देखा जाए तो राजस्थान के केवलादेव के राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर एवं गुजरात के नल सरोवर जैसे जल प्लावित क्षेत्रों में असंख्य यायावर पक्षी दूर दूर से ठंडी बिताने आते हैं। यायावर यानी भ्रमणशील, भ्रमण करने वाले, घूमने वाले। उड़ीसा के समुद्री किनारे रेत तट पर समुद्री कछुए अंडे देने के लिए आते हैं। भारतीय अजगर और विविध प्रकार के सांप तथा दक्षिण के घने वर्षा वनों में राजनाग पाए जाते हैं। विषैले सांपों की प्रजाति भी भारत में पाई जाती है। विद्यार्थी मित्रों, हमारा वैविध्यपूर्ण वन्य जीव मनुष्य की स्वार्थवृत्ति, दखलंदाजी के कारण जैसे जैसे हम वनों को नष्ट करते जा रहे हैं, उसी का परिणाम है कि हमारे वन्य जीव भी धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। तो अब हम लोग मित्रों लुप्त होते वन्य जीव को देखेंगे। आज विश्व के असंख्य वन्य जीव विनाश की सीमा पर हैं। विगत सदी के प्रारंभ में बाघ संपूर्ण भारत में पाए जाते थे। उस समय गुजरात के ईडर, अंबाजी, पंचमहाल और डाक के जंगलों में बाघ मिलते थे। भारतीय जंगलों से चीता नष्ट हो गया है। पहले भारतीय जंगलों में सहज रूप से मिलते अनेक पक्षियों की जातियां आज सौभाग्य से ही दिखाई पड़ती हैं। इनमें जैसे गिद्ध, गुलाबी गर्दन वाली बत्तख, सारस, उल्लू आदि भविष्य में लुप्त होने की तैयारी में हैं। नदियों के मीठे पानी में पाए जाने वाले घड़ियाल अर्थात एक मगर की प्रजाति है और गांगे या डॉल्फिन के अस्तित्व पर आज बड़ा संकट है। उड़ीसा, गुजरात आदि राज्यों के समुद्र किनारे अंडा देने आते समुद्री कछुओं की संख्या में भी लगातार कमी देखी जा रही है। एक समय था गुजरात की नर्मदा, तापी, मही एवं साबरमती सहित नदियों में मिलने वाली जल बिल्ली इस क्षेत्र में लुप्त हो गई। इस स्थिति के बारे में हम सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आखिर ये वन्यजीव हमारे लुप्त क्यों हो रहे हैं। वन्यजीव लुप्त न हो इसके लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं, इन कारणों की चर्चा हम करते हैं, अर्थात वन्यजीवों के विनाश के कारण। पहला कारण है विद्यार्थी मित्रों, जंगलों का विनाश। प्राकृतिक असंतुलन के लिए सबसे बड़ा कारण है। इसका अंतिम प्रभाव वन्य जीवों पर ही पड़ता है, जो धीरे धीरे वन्य जीवों की संख्या को कम करता है। दूसरा, बाल, खालें, हड्डियों, सींग या नाखून प्राप्त करने के लिए, इनका व्यापार करने के लिए इनका शिकार जिम्मेदार है, कारणभूत है। मनुष्य के लोभ लालच से होने वाला जंगलों का अतिदोहन, सड़कों का निर्माण, बहुउद्देशीय योजनाओं का निर्माण, खनिज खनन, नई बस्तियां या शहरों के विकास के कारण जंगल कटे हैं और इन जंगलों के कटने के कारण वन्य जीव धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। स्वयं के प्राकृतिक निवास नष्ट होने से बेघर बने वन्य क्षेत्र से बाहर आने वाले प्राणी मनुष्यों के साथ की लड़ाई में कई बार अपना जीवन खो देते हैं। प्राणीज औषधियों या सुगंधित द्रव्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले शिकार उन प्रजातियों की विलुप्ति के किनारे पर ला दिया है। बहुत से वन्यजीव ऐसे हैं मित्रों जिनका औषधि या सुगंधित द्रव्यों के रूप में उपयोग के लिए भी लोगों ने उनका शिकार किया है। अब चर्चा करेंगे हम लोग मित्रों वन्यजीव संरक्षण के उपाय कि वन्यजीवों को हम कैसे बचा सकते हैं। जंगलों के बारे में हमें अपनी मानसिकता एवं दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। जंगलों में तृणाहारी एवं मांसाहारी प्राणियों की संख्या का संतुलन बना रहे, इसके लिए जंगलों में जल स्रोतों की देखभाल एवं पालतू पशुओं की चराई पर प्रतिबंध लगाने चाहिए। शिकार रोकने के लिए अर्थात प्राणियों के शिकार को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए जाने चाहिए और उनका सख्ती से पालन करना चाहिए। जंगलों में होने वाले गैर कानूनी खनन कार्य, प्रतिबंध तोड़ने पर कड़ी सजा एवं दंड की व्यवस्था करनी चाहिए। समाज में बड़े पैमाने पर जन जागृति के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। बड़े बैनर, पोस्टर सार्वजनिक स्थलों पर लगाकर लोगों को जागरूक करना चाहिए कि वन्यजीव हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। मित्रों, वन्यजीवों के महत्व को देखते हुए सरकार ने वन्यजीव संरक्षण योजना बनाई। तो आइए वन्यजीव संरक्षण योजना के बारे में जानते हैं। भारत में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए
कुछ विशिष्ट योजनाएं बनाई गई हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत जिन प्राणियों पर, जिन प्रजातियों पर संकट हैं या वे लुप्त होने वाले हैं, ऐसे प्रजातियों के संरक्षण के लिए योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं निम्नलिखित हैं। पहला है बाघ परियोजना। 20वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय जंगलों में लगभग 40,000 से ज़्यादा बाघ पाए जाते थे। अब अनियंत्रित गैरकानूनी रूप से होने वाले शिकार एवं जंगलों के विनाश के कारण बाघ के अस्तित्व के सामने बड़ा संकट उत्पन्न हुआ है। परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति में 1971 में बाघ को बचाने के उद्देश्य के साथ यह परियोजना शुरू की गई, अर्थात बाघ परियोजना। इसके अनुसार बाघ के प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित रखने एवं उसके पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर श्रृंखलाबद्ध कदम उठाए गए। अभी देश में कुल 44 क्षेत्र इस योजना में कार्यरत हैं। दूसरा है विद्यार्थी मित्रों हाथी परियोजना। 1992 में इस प्रोजेक्ट का आरंभ किया गया। इसका मुख्य हेतु हाथियों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षण देने तथा अनेक प्राकृतिक निवास स्थान उनके स्थानांतर के मार्ग का रक्षण करने का है। वर्तमान समय में देश के 26 जितने हाथियों के लिए संरक्षित विस्तार हैं। इसके उपरांत यह योजना पालतू हाथियों के पालन पोषण के लिए भी कार्य करती है। तीसरा है गेंडा परियोजना। यह परियोजना एक सिंगी भारतीय गेंडे के संरक्षण के लिए बनाई गई है। भारत में अधिकांश गेंडे असम राज्य में पाए जाते हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में भी इनकी मर्यादित संख्या मिली है। भारत सरकार ने राइनो विजन के तहत भारत में गेंडों की संख्या 3000 तक पहुंचाने का लक्ष्यांक रखा है सन 2020 तक। पांचवा है गिद्ध परियोजना। गिद्ध प्रकृति का सफाई कर्मचारी है। यह प्रकृति में मरे हुए मृत जानवरों का मांस खाता है। भारत में गिद्ध की कुल 9 प्रजातियां दिखाई देती हैं। गिद्धों की संख्या में हुए असाधारण कमी के कारण 2004 में यह योजना शुरू की गई। छठा है हिम तेंदुआ परियोजना। हिमालय में लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर दिखने वाली यह प्रजाति बर्फ में रहती है। स्थानीय लोगों में हिम तेंदुए के बारे में जानकारी बढ़े, इसके संरक्षण के लिए लोग जागृत हों, इस उद्देश्य से 2000 में यह परियोजना प्रारंभ की गई थी। मित्रों, अब वन्य जीवों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव आरक्षित क्षेत्र बनाए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला अभयारण्य। निश्चित मात्रा में मानव प्रवृत्तियों को अनुमति दी जाती है। सत्ताधिकारी से अनुमति प्राप्त कर पालतू पशुओं को चराने की छूट प्राप्त की जा सकती है। वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना किसी एक विशेष प्रजाति के लिए की जाती है। अभयारण्य की स्थापना राज्य सरकार द्वारा आवश्यक प्रक्रिया द्वारा की जा सकती है। पेरियार, चंद्रप्रभा, एतुरनागरम अभयारण्य प्रख्यात हैं। दूसरा है मित्रों राष्ट्रीय उद्यान। अभयारण्य की तुलना में अधिक संरक्षित क्षेत्र है। राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य की अपेक्षा अधिक सुरक्षित क्षेत्र है। इसमें एक से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र का समावेश होता है। पालतू पशुओं को चराने पर इसमें संपूर्ण प्रतिबंध होता है। अभयारण्य की तरह किसी एक विशेष प्रजाति पर केंद्रित नहीं होता है। राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना राज्य एवं केंद्र सरकार के संकलन के आधार पर की जाती है, अर्थात राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करते हैं। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं कांजीरंगा, कॉर्बेट, बेलावंदर, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, गिर, दचीगाम आदि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। मित्रों, तीसरा हम देखेंगे जैव आरक्षित क्षेत्र। इसकी रचना अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार की जाती है। जहाँ पर इसकी रचना करनी होती है, जहाँ पे इसकी स्थापना करनी होती है, उस क्षेत्र की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण करना ही जैव आरक्षित क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य होता है। उस क्षेत्र के सभी वनस्पति, जीव जंतु एवं जमीन के उपरांत वहाँ रहने वाले मानव समुदाय की जीवन शैली का भी संरक्षण अर्थात उनकी भी सुरक्षा की जाती है। वहाँ जैव वैविध्य के संदर्भ में संशोधन, प्रशिक्षण केंद्रों की विशिष्ट सुविधा तैयार की जाती है। इस तरह घोषित क्षेत्रों में तमाम प्रकार की बाहरी मानवीय गतिविधियों पर संपूर्ण प्रतिबंध होता है। इस क्षेत्र का औसत क्षेत्रफल 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है।
नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, पंचमढ़ी आदि देश के महत्वपूर्ण जैव आरक्षित क्षेत्र माने जाते हैं। गुजरात में कच्छ के रेगिस्तान की विशिष्ट परिस्थितिकी संरक्षण के उद्देश्य से वर्ष 2008 में इसे जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। मित्रों, विकास की प्रक्रिया अनिवार्य है, परंतु साथ साथ हम समग्र जीव सृष्टि पर होने वाले दुष्प्रभावों के प्रभाव का भी आयोजन और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना हमारे लिए जरूरी है। समग्र भोजन श्रृंखला में प्रत्येक जीव जंतुओं की एक निश्चित भूमिका होती है। यदि कोई जीव नष्ट हो तो समग्र ढांचे पर भारी विक्षेप पड़ता है। भोजन श्रृंखला में से एक भी सजीव दूर होने पर लंबे समय में इसके परिणाम स्वरूप समग्र प्राकृतिक तंत्र टूट जाता है। मनुष्य तक ये प्रभाव देर से पहुंचते हैं, इससे आज हम अधिक सजग नहीं हैं। आने वाले कल को अधिक उज्जवल बनाने के लिए आयोजन पूर्वक संतुलित विकास करें तो कोई समस्या नहीं आएगी। पर्यावरण के साथ का मैत्रीपूर्ण व्यवहार आज की नितांत आवश्यकता है। मित्रों, हम जो भी विकास करें, जो भी प्रगति करें, पर्यावरण को संतुलन में रखकर करें। वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर करें। मित्रों, आप सभी पाठ को समझ गए होंगे। स्वाध्याय के प्रश्नोत्तरों को लिख लेंगे।